हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराऊंगी 2021 टू 22 का पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये पेपर हमारा टर्म 1 के लिए है। आपको पता है कि टर्म 1 में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 90 मिनट का आपका पेपर होगा और टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें देखो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए और बी हम कर चुके हैं। वीडियोस दोनों ही सेक्शन के चैनल पे अपलोड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों सेक्शंस नहीं किए हैं तो पहले आप वो दोनों सेक्शंस कर लीजिए, उसके बाद आप सेक्शन सी समझ लीजिएगा। तो आज का सेक्शन बहुत छोटा सा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस है। और सबसे मेन बात क्या है, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस है। 2 केस स्टडी आपको दी गई होंगी, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको कोई से भी 8 अटेम्प्ट करनी है, लेकिन हम 10 के 10 समझेंगे। एग्जाम में आप कोई से भी 8 करिए आना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी हमें करना, देखो बी तक हमने कर लिया है। ठीक है, सी ये रहा केस स्टडी। सेक्शन के बाद भी नीचे लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन में कि सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 8 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। आपको कोई से भी 8 करने हैं, टोटल 10 में से 8 करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक केस स्टडी के 4 करने हैं और दूसरे के 4 करने हैं। नहीं, आपको टोटल ही 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक केस स्टडी आपको पूरी दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दे रखी है, उसके बारे में बता रखा है। फॉल्ट लाइंस दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको उस पूरे का ये ग्राफ दे दिया है। तो कह रहा है पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो। तो केस स्टडी में मेन है हमारे को ये ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। अगर हमारे को ये नहीं पता है पैसिफिक रिंग को फॉल्ट लाइन, तो कभी भी आप ना बताए कंफ्यूज मत होना कि इतनी मुश्किल से केस स्टडी कैसे आई है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। केस स्टडी बहुत आसान है। वो स्टार्टिंग में आपको ये फिगर देख के लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, लग रहा है ना ये मैथ्स की फिगर नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर आप मत देखो इसे, बिना इसे देखे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो चलो हम देखते हैं, बिना केस स्टडी रीड करे एक बार सॉल्व करके देखते हैं 41 टू 45 क्या सॉल्व हो पाएंगे। अगर हो गए तो नेक्स्ट वाले आगे के 5 क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे, और नहीं हुए तो फिर उसकी केस स्टडी रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। आपको कंट्री ए और कंट्री बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस एक वर्ड है, डिस्टेंस जैसी आए ना डिस्टेंस, हमेशा दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के पूरे का अंडर रूट। बस अगर ये याद है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो कंट्री ए और कंट्री बी की बात कर रहे हैं। ये रही आपकी कंट्री ए, ये रही आपकी कंट्री बी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, पता है ना आपको कि पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसे मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1 और 4। और अगर मैं बी की बात करूँ तो वो है आपके पास 4 और 0। क्यों? क्योंकि बी जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस, तो जब वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी, है ना। तो ये 4 और 0 हो गया। अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। बस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा रूट में, और यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट्स। देखो ऑप्शन में दिया है 5 यूनिट्स, बिल्कुल दिया है बी। क्रॉस चेक करें, आप सभी को पता है इसकी मार्किंग स्कीम दी है, उसमें हमारे को सॉल्यूशन प्लस छोटी छोटी हिंट्स दे रखी है कि वो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हुए हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। 41 ना, ये रही आपकी वो मार्किंग स्कीम। देखो आ रहा है बी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 42 पर। कह रहे फाइंड अ रिलेशनशिप, सॉरी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी। कह रहे एक रिलेशन बताओ एक्स और वाई के बीच में, इस तरीके से कि जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये कंट्री सी और डी के इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों से बराबर की दूरी पर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बना लूं, ये लाइन सेगमेंट एक बना लूं, मैंने माना ये कंट्री सी और ये कंट्री डी है। ठीक है, यहाँ पर कहीं एक्स वाई मैंने मान लिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सी ई का जितना डिस्टेंस है ना, उतना मेरा ई डी का डिस्टेंस होगा। होगा नहीं होगा? अब अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको मिल जाएंगे 7 और 1 मिल रहा है। तो यहाँ लिख दो आप 7 और यहाँ लिख दो आप 1। ठीक है, अगर आप डी की बात करो, यहाँ पर है डी, तो आपको क्या मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 3 और 5। अब इक्यू डिस्टेंस पे तो सीई जो है इज इक्वल्स टू ईडी है, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं सीई, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर ईडी में देखूं
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आमने सामने रूट है तो कट हो जाएगा, पर कट करके नहीं दिखाते हैं, सिर्फ ये हमारा नीचे यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, चलो लगा देते हैं आइडेंटिटी भी यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, जो कट हो रहा है कट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा है, और कुछ कट नहीं हो रहा है। 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 14x माइनस का 2y आ जाएगा, और 25 अगर आप इसके अंदर क्या करोगे, प्लस कर दो। आप 9 को प्लस कर सकते हो, वरना आप चाहो तो दोनों ही इधर भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है। छोटा करके ले आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होती है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 25 में फिर 9 प्लस करके पहले यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप ही तो इंक्रीज होगा, कर लेंगे, नेक्स्ट में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, तो 50 माइनस 34 माइनस का 14x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। मैंने सबको एक साइड ट्रांसपोज कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को मैंने 0 कर दिया है। ठीक है, अभी 50 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 34 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपका 16 आएगा। ठीक है, अभी 14 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 14 बड़ा है, 6 प्लस का है ना, इसीलिए। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा। क्या कॉमन ले, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो 2 माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0। अच्छा, 1x आएगा ना, क्योंकि आपने 8 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर x आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में है क्या, मुझे क्यों ये गलत लग रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में तो है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ए आंसर आ रहा है x माइनस वाई, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, देखो यहाँ माइनस एक्स है ना, तो गलत, लास्ट में ही गलती कर दी है। 8 को हम दूसरी साइड लेके गए तो 0 बन गया। ठीक है, फाइनली बचा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इजिकल टू 0, तो इसको दूसरी साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर इस 2 को यही रहने दो, तो इसका मतलब a आपका आंसर आ गया ये। क्लियर, ये है रिलेशन x और y के बीच का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें, इसको हटा दें अब तो। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, द फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री P एंड कंट्री Q इंटरनली इन द रेशियो। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक फॉल्ट लाइन आपको ये दे रखी है, मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री। ये जो इक्वेशन है ना, उस लाइन को डिवाइड कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं कंट्री P और कंट्री Q से। तो अगर मैं इसकी फिगर यहाँ बनाऊंगा तो कुछ ऐसी बनने वाली है, कंट्री P है और कौन सा था, Q था ना। कंट्री पी के लिए देखे तो 1 और 3 है, और उसके लिए 2 और 7 है। ठीक है, अब वो जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 है। आपको बताइए क्या करना है, यहाँ पर ना रेशो बतानी है आपको। तो ये जो डिवाइड कर रही है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर वैसे x और y होता है, ठीक है ना, वो x और y की जगह ना इस बार आपको इक्वेशन दे दी है, कुछ नहीं करना, लेट कर लो, लेट रेशो बतानी है ना आपको, लेट द रेशो बी k रेशो 1। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको याद हो तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और y देखें तो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। अब देखो अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो m1 आपके पास k है, x2 आपके पास 2 है, m2 आपके पास 1 है, और x1 आपके पास 1 है, और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर y निकालो आप, m1 आपके पास k है, y2 आपके पास 7 है, m2 आपके पास 1 है, y1 आपके पास 3 है, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ तक। तो अभी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई आपके पास 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब इक्वेशन आपको क्या दे रखी थी, 3x प्लस वाई माइनस 9,
यही दे रखी थी। अब ऐसा करो, जो ये x और y की वैल्यू आपने फाइंड की है ना, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो 3x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 2k प्लस 1 और यहाँ आ गया k प्लस 1 प्लस y की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 7k प्लस 3 आ जाएगा k प्लस 1 इजिकल टू 9 को मैं दूसरी साइड ले गई हूँ, ठीक है। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे k प्लस 1 ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा 7k प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 ऐसी है। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकती हूँ। तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 इजिकल टू में 9 आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा, नहीं 6 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा 13, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और इस k प्लस 1 को ऐसा करते हैं दूसरी साइड ले जाते हैं एक, तो यहाँ आ जाएगा 9k प्लस 9, ठीक है। अब 13k में से 9k को माइनस कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस का 6, 6 को इधर लिया ही और 9k को इधर लिया ही, सिर्फ ट्रांसपोज किया है और कुछ भी नहीं किया है। कैलकुलेशन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4k और यहाँ आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। देखो आपने रेशो मानी क्या थी, k रेशो 1 मानी थी, रेशो ही तो निकालनी थी आपको क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर था 3/4:1, तो बेस सेम कर लो तो आ जाएगा 3/4:4:4। बेस सेम किया है 4 बनाने के लिए, तो आपकी रेशो कितनी आ गई 3:4 आपका आंसर है। ऑप्शन में देखो इतना लेंदी क्वेश्चन कर तो दिया है, ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल है, ए वाला है। अब ये आंसर और चेक कर लेते हैं एक बारी, ए वाला ही है, ठीक है। चलिए 44 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम एक्स एक्सिस, कंट्री एम का डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात तो कंट्री एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2 और 3, यही है ना, 2 और 3। तो 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट हैं। देखो एक्स एक्सिस से बताना होता है तो वाई एक्सिस लेते हैं, वाई वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, और वाई एक्सिस से बताना होता है तो एक्स वाला लेते हैं। तो यहाँ मुझे एक्स एक्सिस से बताना है, इसका मतलब वाई वाला पॉइंट लूंगी, उसकी वैल्यू तो 3, तो इसका मतलब इसका 3 यूनिट आंसर है, ठीक है। देखें एक बारी, बिल्कुल 3 है। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, जैसा कि यहाँ निकाला गया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एमसीक्यू है तो टिक ही करना है हमें, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं 45 पे। आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। कह रहा है कंट्री ए और डी के बीच में जो कंट्री है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देते हैं, नाम ही बता रहे हैं ना मिड पॉइंट, एकदम याद आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बट उसके लिए मुझे ए और डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए तभी निकाल पाऊंगी। तो चलो यहाँ कर लेते हैं इसको। ए के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, 1 और 4 पहले भी यूज किए हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, कितने हैं, डी के हैं 3 और 5, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं तो एक्स का होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3 अपॉन में 2 और y का आ जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2 कट करके 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन में 2। तो 2 और 9 अपॉन में 2 मेरा आंसर आ गया है कहीं पर, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन है। इसमें देखते हैं बी वाला है, बिल्कुल बी वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस जो है एक केस स्टडी के कंप्लीट होते हैं। देख लो केस स्टडी नहीं रीड की थी हमने, देखने में मुश्किल सी लग रही थी ना कि फॉल्ट लाइन क्या है, ये पैसिफिक लाइन वगैरह ये सब कुछ, तो बिना उसके भी हो जाता है। हो गए क्वेश्चंस, तो आप सेकेंड वाला भी ऐसे ही करें फिर। तो ये केस स्टडी दी आपको रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आपसे यहाँ से शुरू है क्वेश्चन 46, कह रहे हैं if the roller coaster is represented by the following graph y is equal to px, the name of the type of polynomial it trees। देखो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इसका नाम बताना है इस ग्राफ का। आप देख लो इसमें कितने जीरोज हैं, जब एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करते हैं उतने जीरोज होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक्सरसाइज 2.1 में हमने कर रखा है, चैप्टर पूरा कर रखा है, सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं और लिंक सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो 1.10 ये रहा, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, तो जिसमें 3 जीरोज होते हैं वो कौन सी पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक। क्योंकि लीनियर में 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, तो क्यूबिक में 3 है हमारे पास, तो इसका आंसर है क्यूबिक। फर्स्ट तो बहुत आसान था, 46 वाला क्यूबिक ही है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर 47 में, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरो। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें 3 से ज्यादा जीरोज हैं, डिस्टिंक्ट जीरोज है। ध्यान से देखो, ये तो एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रहा है, ये भी एक ही बार टच कर रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 बार टच कर रहा है, लेकिन वो मोर देन 3 की बात कर रहा है ना। इसमें देखते हैं चलो,
1 2 3 4, हाँ यही है, मोर देन 3 इसमें ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये रहा डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, कह रहा है इनमें से बताओ कौन सी सही है। एस जीरो के इक्वल नहीं होगा, आर जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, या पी जीरो के इक्वल नहीं होगा। आप देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस एक्स की पावर 3 है, तभी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसी को हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये पी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये सही है। क्योंकि अगर पी जीरो के इक्वल हो गया तो एक्स की बार 3 भी वो फिर पूरा जीरो बन जाएगा, ये पूरी ही टर्म जीरो नहीं बन जाएगी, तो फिर ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसलिए पी जीरो नहीं होगा, ये ट्रू है यहाँ, ठीक है। चलिए उसके बाद 49 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस है। तो 1 2 और 3, 3 बार ही तो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक बार दोनों के चेक कर लें, ऊपर का भी नहीं चेक किया ना हमने, 48 और 49 दोनों के ही डी है, ठीक है। लास्ट देन सैम्पल पेपर कंप्लीट बेसिक का, आसान पेपर था, एक एक पार्ट करके करोगे तो इजीली हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है आपसे यहाँ, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, फाइंड इट जीरो। ग्राफ दे रखा है, जीरोस बताने हैं, दिख रहे हैं सीधा सीधा, -3 है, -1 है और 2 है। ऑप्शन में देखो कहाँ है, -3 -1 2, मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर सी है, बिल्कुल सी है। क्लियर, तो सेकंड वाली केस स्टडी तो बहुत आसान थी, देख लो, इसमें भी केस स्टडी नहीं रीड करनी पड़ी, ग्राफ देख के ही आंसर निकल गए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, जब भी केस स्टडी के क्वेश्चंस आए ना, तो कभी भी केस स्टडी ये ऊपर से देख के मत घबरा जाना कि अंदर का हमें नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चंस रीड कीजिए और उससे रिलेटेड जो फिगर्स दे रखे हैं उनको देखिए और समझिए, तो चैप्टर किए हुए होंगे सारे, तो आप केस स्टडी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सैम्पल पेपर आज पूरा कंप्लीट हो जाता है, बेसिक का तीनों सेक्शंस मैंने आप लोगों को करा दिए। कोई भी डाउट हो तीनों सेक्शंस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।